सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है। संसद की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है, तो विपक्ष अदानी को लेकर जेपीसी की मांग पर अड़ा है। विपक्ष ने संसद के कॉरिडोर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद में जारी गतिरोध पर बात करने के लिए लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी को आज का मीर जाफर बताया और माफी की मांग की। बीजेपी की मांग पर कांग्रेस ने कहा, माफी का सवाल ही नहीं उठता। ममता बनर्जी पूरी ताकत से कांग्रेस मुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी में जुटी है। पश्चिम बंगाल की सीएम भुवनेश्वर पहुंची हैं, जहां वो बीजू जनता दल के अध्यक्ष और सूबे के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी। 2 दिनों पहले अखिलेश यादव ने कोलकाता जाकर ममता से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस की अगुवाई में हो रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बन रही। इस बीच ममता ने केंद्र सरकार के खिलाफ 29 और 30 मार्च को कोलकाता में 2 दिनों के धरने पर बैठने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तनातनी के बाद कल सुबह दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार दिल्ली का बजट पेश करेगी। गृह मंत्रालय ने बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्र से मंजूरी मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में चर्चा के दौरान केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बजट पर केंद्र की आपत्ति असंवैधानिक और निराधार है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बजट रोकने का आरोप लगाया था। सूत्रों के माने तो गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से 3 बिंदुओं पर सफाई मांगी थी, जिसकी वजह से बजट को मंजूरी नहीं मिली थी। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की ईडी और सीबीआई जमानत मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब सीबीआई वाले केस में 24 मार्च और ईडी के केस में 25 मार्च को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है। अब मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की है। इस बीच बीआरएस की नेता और तेलंगाना सीएम राव की बेटी के कविता से ईडी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। ईडी दफ्तर रवाना होते वक्त कविता ने 2 बैग दिखाए, जिसमें कई मोबाइल फोन रखे थे। खालिस्तानी साजिश के सरगना अमृतपाल सिंह के भागने की नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो मुंह छिपाकर भागता दिख रहा है। अमृतपाल सिंह एक दुपहिया वाहन में जालंधर के नंगल अंबिया गुरुद्वारे में पहुंचा और कपड़े बदले। उसने निहंगों के कपड़े उतारकर पैंट और शर्ट पहने और फिर 4 लोग 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। अमृतपाल की मदद करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से एक ब्रेजा कार भी बरामद की गई है। इस बीच खुफिया नाकामी पर पंजाब सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। इंटरपोल ने भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम रेड नोटिस की लिस्ट से हटा दिया है। मेहुल ने रेड कॉर्नर नोटिस के खिलाफ इंटरपोल के लियोन हेडक्वार्टर में अपील की थी। सूत्रों के मुताबिक रेड कॉर्नर हटाने के फैसले को सीबीआई चुनौती दे सकती है। मेहुल चोकसी मामले पर सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि इंटरपोल का फैसला सही नहीं है। रेड नोटिस फिर जारी कराने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी है और फिलहाल फरार है। जयपुर में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और पुलिस के बीच झड़प हुई। डॉक्टर सरकार का घेराव करने के लिए विधानसभा की ओर जा रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर तमाम हंगामे के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल मंगलवार को पास हो गया। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज से अब मना नहीं कर सकेंगे। पंजाब पुलिस ने अब से कुछ देर पहले बताया है कि वो अमृतपाल सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है और अब अमृतपाल सिंह के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पंजाब पुलिस की कई टीमें इस समय भी अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह के वकील ने आज हाईकोर्ट को यह बताया है कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करके एक अज्ञात जगह पर रखा हुआ है। ये आरोप लगाया गया है अदालत में और ये अमृतपाल सिंह की आजादी के अधिकार का उल्लंघन है। तो सोचिए, जो अमृतपाल सिंह कल तक पंजाब को आजाद कराने की बात कर रहा था, वो अब उसी पंजाब की अदालत में जाकर ये कह रहा है कि उसकी आजादी के अधिकार को खतरा है। हम इस पहलू का विस्तार से आज आपके लिए विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। असल में हमें अमृतपाल सिंह की कुछ तस्वीरें और सीसीटीवी वीडियोस आज मिल गए हैं, जिनसे यह पता चलता है कि वो पंजाब के जालंधर में मौजूद था और इस दौरान पुलिस ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गया और जिस गाड़ी से वो शाहकोट के एक गांव की तरफ जा रहा था, उस गाड़ी को उसने बीच में ही कहीं पर छोड़ दिया। ये वो गाड़ी है जो आपकी स्क्रीन पर है।
मारुति ब्रेजा कार है ये, और इस गाड़ी को इसने बीच में छोड़ दिया। पंजाब पुलिस ने यह भी बताया है कि वो पहले एक मर्सिडीज कार में भागा, जिसका इस्तेमाल अमृतपाल सिंह लगातार पिछले कई दिनों से कर रहा था। हालांकि शाहकोट जाते समय जब इस खालिस्तानी को यह पता चला कि पुलिस उसके पीछे है, तो उसने अपनी मर्सिडीज कार को बीच रास्ते में छोड़ दिया और फिर वो एक सफेद रंग की एसयूवी में बैठ गया, जिसके कुछ सीसीटीवी वीडियोस आज हमें मिल गए हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, यह सफेद रंग की मारुति ब्रेजा गाड़ी है। पहले यह मर्सिडीज में भागा, फिर उस गाड़ी को इसने छोड़ दिया क्योंकि उस गाड़ी को सब पहचानते थे, और फिर वो इस गाड़ी में बाद में देखा गया। यह देखिए, सुबह 11:27 पर अमृतपाल सिंह मर्सिडीज कार में देखा गया। मर्सिडीज की जो एसयूवी होती है, इस गाड़ी में वो देखा गया। बाद में कुछ समय के बाद वो इस गाड़ी में देखा गया। और फिर वो इसी गाड़ी से शाहकोट के गुरुद्वारे पहुंचा, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, और यहां उसने पहले अपने कपड़े बदले और बाद में वो बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये मोटरसाइकिल अलग थी, और क्योंकि इस खालिस्तानी को यह पता था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए इसने 10 से 12 किलोमीटर दूर जाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल को भी बदल लिया और ये दूसरी किसी बाइक पर जाकर बैठ गया, जिसमें एक तस्वीर में ये इस बाइक को चलाते हुए भी दिखाई दे रहा है। यानी इस दौरान उसने कई गाड़ियां बदली हैं, कई बार कपड़े बदले हैं और कई मोटरसाइकिल बदली हैं। और अब से कुछ देर पहले पंजाब पुलिस ने बताया है कि अमृतपाल सिंह अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर दिया है। यहां 3 चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो यह कि अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस से कहीं ज्यादा चालाक निकला और पंजाब पुलिस को चकमा देकर भाग गया। दूसरा, पंजाब पुलिस में कुछ लोगों ने उसे जानबूझकर भागने दिया होगा। और तीसरी बात यह भी हो सकती है कि पंजाब पुलिस ने वाकई उसे कहीं छुपा कर रखा है, जैसा कि उसके सहयोगी आरोप लगा रहे हैं अदालत में जाकर। ऑपरेशन का चौथा दिन 114 गिरफ्तारियां, 7 पर रासुका। अमृतपाल पंजाब पुलिस के लिए एक पहेली बन गया है, एक रहस्य बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कानून के लंबे हाथ अमृतपाल के गिरेवा तक कब पहुंचेंगे। इस वक्त अमृतपाल कहां है? क्या वो पंजाब में ही कहीं छिपा बैठा है या फिर पंजाब से बाहर भागने में कामयाब हो चुका है? पुलिस अपनी जांच तेज कर चुकी है और जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। अमृतपाल को ढूंढ निकालने के लिए पंजाब पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी किया, लेकिन इसी बीच में अमृतपाल का इतना बड़ा सिंडिकेट है जो कि पावरफुल है और इसी वजह से वो पंजाब पुलिस की चंगुल से भाग निकला है। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕੀਤੇ ਆ ਚਾरों जने उस जगह ਤੋਂ। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सुराग है कि अमृतपाल ने अपना हुलिया बदल लिया है, मतलब अमृतपाल चेहरे पर चेहरा लगाकर फरार है। तो क्या ऑपरेशन अमृतपाल में यही सबसे बड़ी चुनौती है? अब आप ये देखिए कि अमृतपाल सिंह पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है, यानी पंजाब को एक अलग देश बनाना चाहता है जिसका नाम होगा खालिस्तान। और वो ये कहता है कि भारत के किसी कानून और संविधान को वो मानता नहीं और वो पंजाब को खालिस्तान बनाकर ही रहेगा, ऐसा कहता है। लेकिन यही खालिस्तानी पंजाब की ही हाई कोर्ट में कानूनी मदद और कानूनी राहत मांगने के लिए याचिका दायर करता है और भारत के कानून और भारत के संविधान को ही आधार बनाकर हाईकोर्ट में यह भी कहता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसी देश में अपने आजादी के अधिकार को कहता है कि वो अधिकार उससे छीना जा रहा है और फिर यह भी कहता है कि वो इस देश को नहीं मानता, वो इस देश के संविधान को नहीं मानता।
18 मार्च को जब पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ अपना यह ऑपरेशन शुरू किया था, तब इसके एक दिन बाद अमृतपाल सिंह के कानूनी सलाहकार और उसके वकील ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। इस पिटीशन को जो है उसमें उन्होंने कुछ राहत मांगी और यह याचिका अदालत में तब दायर की जाती है जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपनी हिरासत में रखा जाता है। हैबियस कॉर्पस पिटीशन कहते हैं इसको। और अमृतपाल सिंह के वकील ने हाई कोर्ट में यह कहा है, यही जो पिटीशन है ये दायर की है और अदालत से यह मांग की है कि वो अमृतपाल सिंह को हिरासत से छोड़ने का फैसला सुनाए और अमृतपाल सिंह की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो सोचिए, आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताते हैं कि अमृतपाल सिंह कितना डरा हुआ है, उसके जो साथी हैं वो कितने डरे हुए हैं, जिससे यह बात साबित होती है कि ये लोग डरपोक हैं। सिर्फ जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें करते हैं, विचारधारा की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, लेकिन असल में ये सबसे बड़े डरपोक और सबसे बड़े कायर हैं। अब जब पुलिस पीछे पड़ गई तो उसी अदालत में जाते हैं जिस संविधान को ये मानते नहीं, उसी कानून के तहत अपनी रक्षा चाहते हैं जिस कानून को ये मानते नहीं, और जिस पंजाब को ये मानते नहीं उसी पंजाब की हाईकोर्ट में जाकर कहते हैं कि माय लॉर्ड हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। अगर इसमें दम होता तो ये कहता कि मैं किसी अदालत में नहीं जाऊंगा, मैं कहीं से भी राहत नहीं लूंगा, मैं कहीं से भी जमानत नहीं लूंगा और मैं पंजाब पुलिस के सामने गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। अगर इस आदमी के अंदर हिम्मत होती, अगर ये सच्चा होता, अगर ये बहादुर होता तो ये करता, लेकिन क्योंकि ये डरपोक है इसलिए अपने आदमियों को भेजा पंजाब हाईकोर्ट में और कहा कि मेरी आजादी के अधिकार की रक्षा कीजिए और मेरी जान की भी रक्षा कीजिए। और पंजाब हाईकोर्ट से कह रहा है कि वो आदेश दे कि पंजाब पुलिस ने जहां भी इस आदमी को पकड़कर रखा है उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। सोचिए, इससे ज्यादा डरपोक होने की जो निशानी है और क्या हो सकती है। सोचिए, एक तरफ ये खालिस्तानी पंजाब को तोड़ने की बात करता है और दूसरी तरफ ये उसी पंजाब की हाईकोर्ट में जाकर कहता है कि भारत के कानूनों के हिसाब से उसे राहत दी जाए और भारत के संविधान के हिसाब से ही उसकी आजादी की रक्षा की जाए। इस मामले में आज अदालत में सुनवाई हुई और इस दौरान अदालत ने पंजाब पुलिस से पूछा कि जब अमृतपाल सिंह के बाकी सभी साथी गिरफ्तार हो चुके हैं तो फिर अमृतपाल सिंह अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ और वो भाग कैसे गया। क्योंकि यह बात सबके मन में है कि जब पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह के 78 दूसरे साथियों को गिरफ्तार कर सकती है, उसके बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर सकती है, उसके जितने भी करीबी लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, तो फिर अमृतपाल सिंह भागने में कैसे कामयाब हो गया। या तो अमृतपाल सिंह इतना चालाक है कि वो पंजाब पुलिस पर भारी पड़ गया, या फिर पंजाब पुलिस में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसे जानबूझकर भागने दिया, और यह भी हो सकता है कि उसे पकड़कर कहीं अज्ञात जगह पर रखा भी हो। लेकिन अदालत ने भी वही सवाल पूछा है जो भारत के दूसरे लोगों के मन में सवाल चल रहा है। आपके मन में भी यही सवाल होगा कि यह आदमी भाग कैसे गया और पुलिस इतने दिनों से इसे ढूंढ रही है, पीछा कर रही थी, यह भागने में कामयाब कैसे हुआ। हाईकोर्ट ने आज पंजाब पुलिस से यह सवाल भी पूछा है कि जब अमृतपाल सिंह के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे तो वो भागने में कामयाब कैसे हुआ और पंजाब पुलिस के 80,000 जवान उसे अब तक पकड़ क्यों नहीं पाए, ये अदालत ने पूछा है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जो अमृतपाल सिंह पंजाब को आजाद कराने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, बड़ी बड़ी बातें करता था, अपने वीडियोस बनाता था, पंजाब के युवाओं को बहका रहा था, वही अमृतपाल सिंह हाईकोर्ट में जाकर यह कह रहा है कि पंजाब पुलिस उसकी आजादी के अधिकार यानी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी का उल्लंघन कर रही है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। आज बड़ा सवाल यह भी है कि अगर अमृतपाल सिंह खुद यह कहता है कि वो भारत को, भारत के संविधान को और भारत की संप्रभुता में विश्वास नहीं करता तो वो मदद मांगने के लिए उसी भारत की अदालत में क्यों गया। ये सवाल उससे जरूर पूछा जाना चाहिए और उसके समर्थकों से भी ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, जो तमाम लोग विदेशों में भी जाकर खालिस्तान की पैरवी कर रहे हैं और इस आदमी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे भी पूछना चाहिए कि वो एक कायर और डरपोक नेता के पीछे क्यों है। आपको याद होगा कल हमारे ही शो में हमने आपको बताया था
कि पाकिस्तान के पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग इसलिए नहीं होती क्योंकि खालिस्तान की इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI है। लेकिन अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो ये कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी खालिस्तान को मजबूत किया जा रहा है और भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक खास तरह का टूल किट तैयार किया गया है, जिसके फुटप्रिंट्स सोशल मीडिया पर मिले हैं। अमृतपाल सिंह के समर्थन में ट्विटर पर एक अभियान चलाया जा रहा है और इन ट्वीट्स को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि असल में पंजाब के लोग शायद अमृतपाल सिंह का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्वीट्स आते हैं जब उसमें कहा जाता है कि आई सपोर्ट अमृतपाल सिंह, और फिर ये जो हैशटैग है आई सपोर्ट अमृतपाल सिंह, ये ट्रेंड करने लगता है और फिर ऐसा लगता है कि शायद भारत के लोग या पंजाब के लोग अमृतपाल सिंह को चाहते हैं, उसके समर्थन में। जबकि सच ये है कि ये सारे ट्वीट्स जिन अकाउंट से किए जा रहे हैं वो पिछले 2 से 3 दिन पहले ही बनाए गए हैं। और खतरनाक बात यह है कि जो हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं अमृतपाल सिंह के समर्थन में, वो हैशटैग भी पाकिस्तान से प्रायोजित हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक हैशटैग है जो कहता है वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह। अब इस पर 2 दिनों में 54,000 ट्वीट्स और रीट्वीट्स हुए हैं। सोचिए, 54,000 अच्छी संख्या मानी जाएगी ट्विटर पर। इसी तरह एक दूसरा हैशटैग है जो कहता है फ्री अमृतपाल सिंह, यानी अमृतपाल सिंह को आजाद करो। इस हैशटैग के साथ भी 20,000 ट्वीट्स हुए और इनमें से ज्यादातर ट्वीट्स उन फेक अकाउंट से हुए हैं जो पिछले 2 से 3 दिनों में ही बनाए गए हैं। 19 और 20 मार्च को इन दोनों हैशटैग्स पर जो ट्वीट हुए, उनमें से ज्यादातर जो ट्विटर हैंडल हैं वो उसी दिन बने थे। और इससे यह पता चलता है कि कैसे भारत के खिलाफ ये सारी ताकतें मिलकर काम कर रही हैं और इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से इन हैशटैग्स पर सबसे ज्यादा ट्वीट हो रहे हैं। देखिए, जैसे हैशटैग फ्री अमृतपाल सिंह पर जो ट्वीट्स हुए उनमें से 30.9% यानी 31% जो ट्वीट्स हैं वो अमेरिका से हुई, 13.6% ट्वीट्स कनाडा से हुए, 3.5% ट्वीट्स ब्रिटेन से हुए और 2.3% ट्वीट्स ऑस्ट्रेलिया से किए गए। तो सोचिए, अमृतपाल सिंह के समर्थन में पूरी दुनिया से ट्वीट्स किए जा रहे हैं और ये सारे ट्वीट्स जो हो रहे हैं ये नकली हैंडल्स से हो रहे हैं जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इसी तरह जो दूसरा हैशटैग है वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह पर जो 54,000 ट्वीट्स हुए हैं उनमें से 45.8% ट्वीट्स भारत से हुए, 28.5% ट्वीट्स अमेरिका से हुए, 8.9% ट्वीट्स कनाडा से हुए और 3.5% ट्वीट्स ब्रिटेन से हुए हैं। और यही वजह है कि इन देशों में मौजूद खालिस्तानी संगठन वहां भारतीय उच्चायोग और दूतावासों पर अब हमले कर रहे हैं। इनमें लंदन में मौजूद भारतीय उच्चायोग पर भी खालिस्तानियों ने हमला किया था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी, अब तक सोशल मीडिया पर भी आपने देख लिया होगा। और इस दौरान ब्रिटेन की पुलिस ने भारतीय उच्चायोग को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की थी। लेकिन अब भारत के इसी उच्चायोग के बाहर लोग, भारतीय लोग तिरंगा लेकर एकजुट होकर वहां पर खड़े हैं और ब्रिटेन के पुलिसकर्मी भी इन लोगों के साथ आज वहां पर जश्न मना रहे थे। तो आज आपको ब्रिटेन से हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें आप ये तस्वीरें देखिए। बड़ी संख्या में भारत के लोग लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने तिरंगा लेकर इकट्ठे हुए, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, खालिस्तान का विरोध करने के लिए, उन खालिस्तानी ताकतों का विरोध करने के लिए जिन्होंने यहीं भारत भवन पर तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी। आज उनका जवाब देने के लिए बड़ी संख्या में भारत के लोग लंदन में भारत भवन के सामने एकजुट हुए। वहां पर उन्होंने देशभक्ति के गाने चलाए, डांस किया, जश्न मनाया और इन सारी अलगाववाद ताकतों को प्यार से एक संदेश देने की कोशिश की। He's getting shy now.
जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये भारत भवन है, भारतीय उच्चायोग, और यहीं पर खालिस्तान के कुछ मुट्ठी भर समर्थक रविवार को पहुंचे थे, जहां उन्होंने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की, भारत भवन पर हमले करने की कोशिश की। यहां पर उन्होंने इस भवन को कुछ क्षति भी पहुंचाई, शीशे तोड़ने की कोशिश की और इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद भारत के लोग इकट्ठा हुए और आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अपने एक दूसरे अंदाज में प्यार का, मोहब्बत का संदेश देने की कोशिश की है। ये देखिए। भारत की शक्ति है भारत के लोग, चाहे भारत में रहे या भारत से बाहर। अब यहाँ पे पूरी तरह से प्यार और शक्ति का प्रदर्शन किया गया। हम लोगों से एक एक लाइन पूछेंगे कि क्या है उनका भाव और क्या एकजुटता उनको कैसी लगी। खूब आपने मजे किए यहाँ। I love India and I'll do anything. Culture, food, everything. I believe in its everything. Jai Hind. जय हिंद, बहुत धन्यवाद। आप ये अटैक हुआ और उसके बाद यहाँ आप लोग पहुँचे, क्या आपकी मंशा थी इसके पीछे? आज का मंशा ये था, दुश्मन हम लोग को इजी मत समझो, हम लोग एकदम मस्ती मजाक से भी आपका जवाब दे सकती हूँ। और ये हम लोग का एंड लव फॉर इंडिया, सपोर्ट फॉर इंडिया, एवरीथिंग फॉर इंडिया। विल स्टैंड अप हियर, जो भी हो जाए, ऑफिस भी छुट्टी करके, कुछ भी है, तो इधर खड़ी हूँ। हम लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि ऐसा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन आज का जो ये प्रदर्शन है वो सिर्फ इसलिए है कि हम आज भी चाहे कहीं से भी हो एक साथ हैं। ये दिखाने के लिए है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जब भी प्रहार होगा हमारे ऊपर, हम उतनी ही शक्ति से आएंगे और कोई हमें नीचे नहीं कर सकता। जय हिंद। कितना बार भी आके हमारे पे, जितना बार आके करेंगे हम उतना और इकट्ठा होंगे। दिस इज व्हाट एंड थैंक्स टू देम कि आज सारे इंडियन डायस्पोरा आज इकट्ठा है एंड वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, we are not there, we are so peaceful, always we are peaceful and we will be like that। आप जितना भी हमारे पे हमला करेंगे हम उतना स्ट्रांग होके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कल आपने एक झंडा उतारा तो आज 1000 झंडे यहाँ पे खड़े हो गए, तो शायद फ्यूचर में आप एक और झंडा उतारेंगे और हम यहाँ हजारों झंडे लेके आ जाएंगे। यहाँ इकट्ठा होकर, एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन आवाज भी कुछ इस तरह कि बाकी दुनिया के लोगों को भी इसमें शामिल कर ले। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ने भी ज्वाइन किया और शामिल हुए। यहाँ पे उन्होंने उनके साथ जोश और खरोश से नाच भी किया। आज तक तो भारत की जो असली शक्ति है वो है भारत के लोग, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में रहते हों, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों। और भारत को जो तोड़ने वाले लोग हैं, जो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी संख्या तो मुट्ठी भर है। लेकिन जो भारत को प्यार करते हैं, जो भारत को एकजुट रखना चाहते हैं, जो असली देशभक्त हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। वो सैकड़ों करोड़ में उनकी संख्या है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए क्या है कि दुनिया भर का जो मीडिया है, पश्चिमी मीडिया है, दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं और ह्यूमन राइट्स की जो संस्थाएं हैं, ये सारे लोग उन मुट्ठी भर लोगों की बात तो सुनते हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है, 0.5% भी नहीं होती। उनकी बातें तो फ्रंट पेज पर छपती हैं। उनकी बातें सुनकर कनाडा और ब्रिटेन के जो सांसद हैं वो चिंता जाहिर करने लगते हैं। लेकिन करोड़ों की संख्या में जो लोग भारत के लिए जान देने को तैयार हैं, जो इस तरह भारत के समर्थन में आते हैं, जो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो मैत्री की बात करते हैं, उनकी बात ना तो पश्चिमी मीडिया तक पहुंचती है, ना कनाडा के और ब्रिटेन के उन सांसदों तक पहुंचती है, ना ह्यूमन राइट्स की उन बड़ी बड़ी एजेंसियों तक पहुंचती है, ना संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचती है। और इससे ये पता चलता है कि ये सारे जो लोग हैं ये भारत के प्रति भेदभाव वाला रवैया रखते हैं। एक और बड़ी बात यह है आज की कि यहां पर किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कोई नारेबाजी नहीं की, किसी का अपमान नहीं किया, कोई अपशब्द नहीं बोले गए, किसी को तोड़ने की बात नहीं कही गई, किसी को मारने की बात नहीं की गई। प्यार से, मोहब्बत के जरिए संदेश देने की बात की गई है, और वो भी ब्रिटेन में, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। और भारत इसी के लिए जाना जाता है। भारत अपने प्यार के लिए जाना जाता है, मोहब्बत के लिए जाना जाता है, अपनी मैत्री के लिए जाना जाता है। और दुनिया में ये अकेला ऐसा देश है। बाकी का तो जो हर देश अगर आप देखेंगे, अमेरिका सुपर पावर बना था युद्ध लड़ लड़कर। अमेरिका सुपर पावर बना न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पर डालकर। तब उसने जब एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया था तो लोगों को डराया और बताया कि हम सुपर पावर हैं, हमसे बचकर रहो।
रशिया भी ऐसे ही सुपर पावर बना, चीन भी ऐसे ही सुपर पावर बना, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है आज दुनिया के बड़े देशों में, बड़े इकोनॉमीज में, जो किसी को डराकर नहीं, सिर्फ मैत्री के आधार पर, सिर्फ दोस्ती के आधार पर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और वो दुनिया में अकेला और अकेला ऐसा देश है जो सिर्फ दोस्ती की बात करता है, और दोस्ती ही भारत की सुपर पावर है और सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर भी है। 19 मार्च को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर जो हमला हुआ था, उस घटना पर अब 2 दिन के बाद अमेरिका ने दुख जताया है, खेद जताया है और कहा है कि ऐसी घटनाओं को अमेरिका की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि सिक्स फॉर जस्टिस नाम का जो खालिस्तानी संगठन भारत को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रहा है, वो संगठन अमेरिका से ही ऑपरेट करता है, अमेरिका की भूमि से ही ऑपरेट करता है, वहीं से पैसा इकट्ठा करता है और अमेरिका ने इस पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। It's just absolutely unacceptable. The State Department's diplomatic security service is working with local authorities. I can't speak for the San Francisco police, but I can say that the diplomatic security service is working with local authorities to properly investigate, and obviously State Department is going to be working from an infrastructure perspective to repair the damage. हम उस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे जिसमें सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक है, व्हाइट कुछ नहीं है। और इस रिपोर्ट में भारत को 137 देशों की सूची में 126वें स्थान पर रखा गया है। इसलिए आज हम इस रिपोर्ट का कड़वा सच आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो कितने गलत फॉर्मूलों के आधार पर तैयार की जाती हैं, जिससे कभी भी सही तस्वीर सामने नहीं आती। ये जो रिपोर्ट है जिसकी बात आज मैं कर रहा हूं, ये असल में एक दिन पहले यानी 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के मौके पर प्रकाशित हुई है और इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने तैयार किया है और इसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है। जाहिर है ये खुशी की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में किस देश के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं और किस देश के लोग सबसे कम खुश हैं। इसमें कुल 137 देशों को शामिल किया गया है और बताया गया है कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं और कहां पर लोग सबसे कम खुश हैं। पूरी दुनिया में जिन 5 देशों को इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा खुश बताया गया है, उन 5 देशों में से 4 देश फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और नेदरलैंड्स यूरोप के देश हैं। यानी 5 में से 4 जो सबसे खुश देश हैं वो यूरोप के देश हैं और 5वां जो देश है पहले 5 में वो है इजराइल। इजराइल को 4थे स्थान पर रखा गया है, 5वें स्थान पर। यह सबसे ज्यादा खुश देशों की सूची है, टॉप 5। इसमें भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हमारा देश भारत 137 देशों की इस सूची में 126वें स्थान पर है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग पूरी दुनिया में शायद सबसे कम खुश हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आप वाकई मानते हैं कि आप बहुत कम खुश हैं? क्या आप वाकई मानते हैं कि हमारे देश के लोग बहुत दुखी हैं? इतने दुखी हैं कि नेपाल और पाकिस्तान के लोग भी हमसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इसी सूची में नेपाल 78वें स्थान पर है, पाकिस्तान 108वें स्थान पर है, श्रीलंका 112 के स्थान पर है, म्यांमार 117वें स्थान पर है और बांग्लादेश की रैंकिंग 118 है। यानी भारत के ये तमाम पड़ोसी देश भी भारत के लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा खुश हैं और हमारे देश से ज्यादा समृद्ध हैं। और शायद इस बात पर आज आपको यकीन ना हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में तो ऐसा ही लिखा है। अगर हम इस रिपोर्ट को सही मान लें तो इसके मुताबिक पाकिस्तान में आजकल आटे के लिए लोगों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष असल में संघर्ष नहीं है, बल्कि शायद एक सेलिब्रेशन है और पाकिस्तान के लोग खाने के लिए आटा न मिलने पर भी शायद जश्न मना रहे हैं, जैसे ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों की आंखों में ये आंसू असल में खुशी के आंसू हो सकते हैं अगर इस रिपोर्ट की माने तो, क्योंकि ये रिपोर्ट तो ऐसा ही कह रही है कि पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों से ज्यादा खुश हैं। और यही बात पिछले दिनों श्रीलंका में आपको याद होगा, आर्थिक संकट की वजह से जिन लोगों ने वहां के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था, दंगे हुए थे, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग भी भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा खुश हैं। और म्यांमार में सेना के शासन की वजह से
जो सैकड़ों लोग हर दिन मारे जा रहे हैं, वहां भी भारत से ज्यादा लोग खुश हैं। और नेपाल और बांग्लादेश में भी आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता होने के बावजूद लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट ऐसा ही बता रही है। जो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट अमेरिका, चीन, रशिया और यूरोप जैसे विकसित देशों से भी कई गुना ज्यादा है या उनसे बेहतर है, जिस भारत में पिछले 9 वर्षों से राजनीतिक स्थिरता के साथ सामाजिक स्थिरता लगातार बनी हुई है, और जिस देश में होली, ईद, दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहार लोग अपने परिवारों के साथ मिलकर हंसी खुशी मनाते हैं, उस भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे कम खुश हैं। इससे भी बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर शासन है, जहां महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी लगी हुई है और जहां महिलाएं बिना हिजाब के अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जहां पर जब चाहे किसी की भी गर्दन काट दी जाती है, सिर तन से जुदा कर दिया जाता है, चौराहों पर खड़ा करके कोड़े मारे जाते हैं, उस अफगानिस्तान को भी इस रिपोर्ट में भारत के आसपास ही रखा गया है। यह बताया गया है कि वहां भी हालात भारत के जैसे हैं। इसलिए आज आपको यह सोचना है कि क्या आप और आपका परिवार अफगानिस्तान के लोगों की तरह पूरी दुनिया में सबसे कम खुश हैं? क्या आप इतने दुखी हैं? अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या हैप्पीनेस यानी खुशी को मापा जा सकता है? क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और मेडिकल जर्नल्स और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मानते हैं कि दुनिया में अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जो 100% सही ये बता सके कि कोई व्यक्ति कितना खुश है और कितना दुखी। और बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि खुशी आपकी कमर के साइज की तरह नहीं होती जिसे किसी इंच टेप से नापा जा सके, बल्कि खुशी एक ऐसी भावना होती है जिसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन इसे मापा नहीं जा सकता। और इसे मापने के लिए आज तक कोई इंच टेप नहीं बना, कोई स्केल नहीं बना। इसलिए यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब खुशी को मापा ही नहीं जा सकता, तो संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में यह कैसे पता लगाया गया कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया में सबसे कम खुश देशों में है, और जिस पाकिस्तान और श्रीलंका में दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं, उस देश के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं और खुशहाल हैं। तो इस रिपोर्ट में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है कि यह निष्कर्ष कैसे निकला है। इसमें लिखा है कि किसी भी देश की खुशी को 6 मापदंडों पर मापा जाता है, जिनमें पहला मापदंड है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है प्रति व्यक्ति किसी देश में कितना उत्पादन होता है, क्योंकि हर देश के पास जीडीपी पर कैपिटा के आंकड़े होते हैं। इसलिए इन्हीं आंकड़ों को इस रिपोर्ट में आधार बनाकर पता लगाया जाता है कि कौन सा देश कितना समृद्ध है, और ये आंकड़े पता लगाना बहुत आसान होता है। लेकिन बाकी के जो 5 फैक्टर्स या मापदंड रखे गए हैं, उनका पता लगाने के लिए अलग से एक सर्वे किया जाता है, और इनमें सबसे पहले आता है सोशल सपोर्ट। इसमें लोगों से उस सर्वे के दौरान यह सवाल पूछा जाता है कि क्या उनके पास ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त और ऐसा समाज है जिनके बारे में वो ये कह सकें कि ये लोग मुसीबत में किसी भी समय उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो सोशल सपोर्ट यानी सामाजिक सपोर्ट जो मिलता है आपको, वो कितना है? तो एक आधार 5 आधारों में से एक ही है। दूसरा आधार माना जाता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें लोगों से पूछा जाता है कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, और वो कितने दिन तक, कितने वर्षों तक एक अच्छा जीवन जीते हैं और कितने स्वस्थ रहते हैं। तीसरा फैक्टर है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, और इसमें सर्वे के दौरान यह पूछा जाता है लोगों से कि आपको अपने जीवन से जुड़े वो तमाम फैसले लेने की कितनी आजादी है, कि आप अपने जीवन से जुड़े हुए फैसले, प्रमुख फैसले, बड़े फैसले ले सकें, और उस आजादी से आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि आपके पास ऐसा करने की सीमित आजादी है। तो यह भी हमारे देश के लोगों से जरूर पूछा गया होगा, और आप भी खुद सोचिए कि हमारे देश में लोगों को अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आजादी है या नहीं। चौथा फैक्टर है जेनरोसिटी, जिसका मतलब होता है उदारता, और इसमें लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने पिछले महीने में कितनी चैरिटी की है, कितना दान दिया है, लोगों की कितनी मदद की है, और जो पूरा समाज है वो कितना उदार है। इस सर्वे से जुड़ा 5वां फैक्टर है परसेप्शन ऑफ करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के प्रति उनकी धारणा,
और इसमें लोगों से पूछा जाता है कि क्या उनके देश की सरकार में भ्रष्टाचार है या नहीं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर किसी देश की खुशी को मापा जाता है और इसके लिए एक कंपनी को हायर किया गया और उस कंपनी से ये सर्वे करवाया गया। उस कंपनी का नाम है गैलप। गैलप एक बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की। अब बड़ी बात यह है कि इस सर्वे का सैंपल साइज है सिर्फ 1000। यानी अगर संयुक्त राष्ट्र ये जानना चाहता था कि भारत के 140 करोड़ लोग खुश हैं या नहीं, या कितने खुश हैं, तो उसने हमारे देश के 1000 लोगों पर यह सैंपल किया है। जो सैंपल साइज है वो है 1000 लोगों का। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वे में भारत के 0.00001% लोगों की राय ली गई है और फिर इन्हीं लोगों की राय के आधार पर यह तय कर दिया गया कि भारत के बाकी के 140 करोड़ लोग दुनिया में सबसे कम खुश हैं और इस मामले में हमारे देश की स्थिति श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भी खराब है। जनरसिटी यानी उदारता की श्रेणी में पहले स्थान पर इंडोनेशिया को और दूसरे स्थान पर म्यांमार को रखा गया है। खुद सोचिए, जिस म्यांमार में सेना का शासन है, वहां लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उस देश को इस सूची में सबसे उदार देश माना गया है और रिपोर्ट कहती है कि वहां के लोग सबसे ज्यादा दानी हैं, दान करते हैं, जबकि भारत को इसमें दान करने के मामले में, मदद करने के मामले में नेपाल से भी बहुत नीचे 59वें स्थान पर रखा गया है। इस पूरी रिपोर्ट में भारत को एक ही रैंकिंग में, एक ही मामले में सबसे ऊपर रैंकिंग दी गई है और वो है नेगेटिव इफेक्ट वाली रैंकिंग। असल में इस सर्वे के दौरान लोगों से यह पूछा गया कि क्या उन्होंने पिछले 3 दिनों में ऐसा महसूस किया कि जब उन्हें गुस्सा आया हो या वो मायूस हुए हों, ऐसा उन्होंने कुछ महसूस किया है। यह रिपोर्ट शायद ये पता लगाना चाहती है कि पिछले 3 दिनों में क्या आप बहुत क्रोधित हुए और मायूस हुए। और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उन्हें पिछले 3 दिनों में गुस्सा भी आया और वो इस दौरान दुखी भी हुए और मायूस भी हुए। लेकिन पाकिस्तान और बाकी देशों को इसमें हमसे बेहतर बताया गया है। इससे यह पता चलता है कि यह रिपोर्ट सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश के लोग तो पिछले 3 दिनों में गुस्से में भी आए हैं, दुखी भी हुए हैं और असहाय भी उन्होंने महसूस किया है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे देश के मीडिया और न्यूज चैनल्स ने इस रिपोर्ट की ना तो कोई विवेचना की और ना ही इसे सही तरह से पढ़ा और इसमें जो लिखा है उसी को अंतिम सत्य मानकर देश के लोगों को सिर्फ आंकड़े बता दिए कि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भारत को 126वें स्थान पर रखा गया है, उस रिपोर्ट में बाकी के देशों को यह स्थान दिया गया है और बताया गया है कि भारत के लोग बहुत कम खुश हैं। जबकि इस रिपोर्ट पर इससे पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं और आज हमने फिर से यह सवाल उठाया है। पिछले साल भी जब इसमें भारत को सबसे कम खुश देश बताया गया था, उस समय भारत की ही एक और कंपनी ने उन्हीं सवालों को आधार बनाते हुए एक और सर्वे किया, जिन सवालों को इस रिपोर्ट में आधार बनाया गया था। और इस सर्वे का जो सैंपल साइज था जो भारत की कंपनी ने किया, ये 20,000 से ज्यादा था। तो सोचिए, संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसमें सैंपल साइज है 1000, जो दूसरा सर्वे हुआ भारत की कंपनी ने किया उसका सैंपल साइज था 20,000। सवाल सेम थे और इसमें यह बात पता चली कि भारत असल में दुनिया का 25वां सबसे खुश देश है। यानी इस हिसाब से देखें तो इस रिपोर्ट में दी गई जानकारियां, जो संयुक्त राष्ट्र की जानकारियां हैं जो अब आ रही हैं, ये सही नहीं है। दूसरी रिपोर्ट तो हमें 25वें नंबर पर रखती है। अब इस सवाल पर आते हैं कि खुशी आखिर है क्या। तो खुशी की परिभाषा यह बताई गई है, कोई भी ऐसी भावना जो आपको अंतर मन से संतुष्टि दे, वो भावना खुशी की है। और खुश व्यक्ति वो है जो अपने आसपास मौजूद चीजों से संतुष्ट है, खुश है। हमारे देश में बहुत सारे लोग मानते हैं कि जब बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, बहुत पैसा होगा, यही सब चीजें खुशी का ईंधन बनते हैं, इससे खुशी मिलती है। लेकिन सच यह है कि इन भौतिक वस्तुओं से आपको कुछ पल के लिए तो शायद खुशी मिल जाए, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती। और ऐसा कई बार हमने देखा है कि जो लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती, वो दिन भर दुखी रहते हैं, वो दिन भर अस्थिर रहते हैं, उन्हें भविष्य का डर सताता है। और जो व्यक्ति एक गुफा में रहता है या जो व्यक्ति एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता है, हो सकता है वो उससे कहीं ज्यादा खुश हो। इसलिए खुशहाली जो है वो खुशी नहीं लाती, खुशी संतुष्टि से आती है। और संतुष्टि मिलती है ऐसी चीजों से जिनमें आपका मन स्थायी रहता है और मन लगता है। जैसे परिवार में आपका मन स्थायी रहता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा साथी है जो उसके सुख दुख में उसका हमेशा साथ देता है, तो वो रिश्ता उस व्यक्ति को खुशियां देगा।
और मुश्किल घड़ी में भी उसके काम आएगा। और खुशी बिल्कुल मुफ्त होती है। आप अगर अभी हंसना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी को कोई ना पैसा देना है ना फीस देनी है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अब खुशी एक प्रोडक्ट बनती जा रही है। खुशी भी एक व्यापार है, एक इंडस्ट्री है, और अब लोग पैसा देकर खुश होना सीख रहे हैं। अब लोग हंसने के लिए पैसा देते हैं। अब आप सोचिए, जब आप एक कॉमेडी फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो क्यों जाते हैं? ताकि आप पैसा देकर वो कॉमेडी फिल्म देखें और कुछ देर के लिए आपका मूड ठीक हो जाए। आजकल आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडीज कितनी सुपर हिट हो गई हैं। जगह जगह आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हैं, हर जगह स्टैंड अप कॉमेडी का चलन बढ़ता जा रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है? जहां पर एक कॉमेडियन मंच पर खड़ा होता है और लाइव दर्शकों को अपनी परफॉर्मेंस से हंसाता है, गुदगुदाता है, थोड़ी देर के लिए उन्हें हंसा देता है, उनका मूड ठीक कर देता है। ये सब जो है खुशियों का एक व्यापार ही है एक तरीके से। आज दुनिया में हैप्पीनेस की जो इंडस्ट्री है, खुशियों की जो का उद्योग जो है, वो 124 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। और लोग अब अपने चेहरे पर हंसी लाने के लिए भी बाजार में पैसा लुटाने के लिए तैयार है। और आज भारत खुशी की इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। सोचिए, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और अगर इन लोगों को यह विश्वास दिला दिया जाए कि ये लोग खुश नहीं हैं तो क्या होगा? तो ये 140 करोड़ लोग उन तमाम कंपनियों के ग्राहक बन जाएंगे जो खुशियां बेचने वाली कंपनियां हैं। लेकिन ये खुशियां खरीदेंगे कब? जब इन्हें यकीन हो जाएगा कि ये खुश नहीं है और ये बहुत दुखी है। इसलिए आपने देखा होगा एक पूरा की पूरा इकोसिस्टम है जो आपको ये बताता है कि आप खुश नहीं हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, आप दुखी हैं, और फिर आपको ये बताता है कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। आज हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए अलग अलग धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, बाबाओं के पास, मौलवियों के पास, पादरियों के पास जाते हैं, चमत्कारी बाबाओं के पास जाते हैं और सोचते हैं कि बिना मेहनत किए कोई चमत्कार हो जाएगा। बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना ऑपरेशन कराए, बिना सर्जरी कराए, बिना दवाई खाए कोई चमत्कार हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। बिना मेहनत किए परीक्षाओं में अच्छे नंबर आ जाएंगे, बिना मेहनत किए अच्छी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लगने के बाद बिना मेहनत किए प्रमोशन होती चली जाएगी, अच्छी पोस्टिंग होती चली जाएगी। लोग इस तरह के चमत्कार की उम्मीद करते हैं, और जब ये चमत्कार नहीं होते तो दुखी हो जाते हैं, और फिर वो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उन्हें खुशियां पैसा लेकर बेचते हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इन तमाम लोगों के पास जब वो जाते हैं तो एक उम्मीद मिलती है, और इस उम्मीद से ये लोग जो हैं ये खुशियों को खरीदने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के खरीदार बन जाते हैं। आपने भी देखा होगा, जब हम जाते हैं किसी धर्मगुरु के पास जाते हैं या किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास जाते हैं तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें खुश रहने के तरीके बताता है, संतुष्ट रहने के तरीके बताता है, और वो हमें उम्मीद देता है। जहां हम अपनी पूरी उम्मीद खत्म कर चुके होते हैं, हमें किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं बचती, उससे मिलने के बाद हमें एक उम्मीद मिलती है। और वो कोई भी हो, चाहे वो मौलवी हो, बाबा हो, कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, वो आपको एक उम्मीद देकर वापस घर भेजता है। और जब आप उसके पास जाते हैं तो ये सोचकर जाते हैं कि अब आपका जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन जब वापस आते हैं तो वो आपको ये कहकर वापस भेजता है कि आपके ऊपर जरूर कृपा होगी, और आप कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए फिर से इंतजार में आ जाते हैं कि आपको अब उम्मीद है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन हुआ, और इसमें लोगों को यह बताया गया कि अगर इस रुद्राक्ष को पानी में रखा जाए और फिर उस पानी को बाद में पी लिया जाए तो इससे कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। और इसके बाद लाखों लोग मध्य प्रदेश के सीहोर में ये रुद्राक्ष लेने के लिए पहुंच गए, और इस भीड़ में एक बच्चे और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। और यही बात आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो भारत में आप देखते हैं लाखों की संख्या में लोग जुट जाते हैं कहीं पर भी एक चमत्कार की उम्मीद में, ये सारे लोग उम्मीद के खरीदार हैं, ये सारे लोग खुशियों के खरीदार हैं। इनके जीवन में उम्मीद समाप्त हो चुकी है, और भारत जो है आज उम्मीदों का और खुशियों का सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन हम फिर भी आपको ये कहेंगे, बहुत सारे लोग आपको यही कहते रहेंगे, आपको विश्वास दिला देंगे कि आप दुखी हैं, और जब आप मान लेंगे कि आप दुखी हैं तो फिर आप खुशियों के बाजार में खरीदारी करने के लिए जाएंगे। इसलिए बिल्कुल मत मानिए कि आप दुखी हैं।
अपने मन को समझाइए और अपने मन को यह समझाइए कि आप सुखी हैं, आप संतुष्ट भी हैं और आप अपने जीवन में चमत्कार खुद कर पाएंगे अपने परिश्रम के आधार पर। अब हम आपको यह बताते हैं कि बिहार में 12वीं कक्षा की परीक्षा में 2 लाख बच्चे फेल कैसे हो गए और इन बच्चों के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। आज बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा के नतीजों का ऐलान किया है और यह बताया कि इस साल बिहार के जिन 13 लाख छात्रों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, उनमें से लगभग 11 लाख छात्र तो पास हो गए, लेकिन 2 लाख बच्चे फेल हुए। और यह संख्या कम नहीं है, 2 लाख बच्चों का फेल होना बड़ी बात है। इसका मतलब है 2 लाख परिवार, और जब ये छात्र फेल हुए तो इससे बिहार के 2 लाख परिवार सीधे तौर पर प्रभावित भी होंगे और निराश भी हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार इतने लाखों बच्चे एक साथ फेल हुए हैं। आंकड़े बताते हैं, हमने आज देखा कि पहले क्या होता था। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट औसतन 80% के आसपास रहता है और हर साल वहां 1.5 से 2 लाख छात्र फेल होते ही हैं। वर्ष 2022 में बिहार में 12वीं कक्षा में 80% छात्र पास हुए थे, 2021 में 78% छात्र, वर्ष 2020 में 80% छात्र 12वीं कक्षा में पास हुए थे और 2018 में जो पास होने वाले छात्रों की संख्या थी वो सिर्फ 53% थी, यानी तब 5 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। अब जब ये लाखों बच्चे इस तरह से फेल होते हैं तो इसका इन बच्चों की शिक्षा पर, इनकी मनोस्थिति पर, इनके भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं। यह बात इसलिए भी ज्यादा हैरान करती है क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सरकार सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर करती है। 2023 और 24 के लिए बिहार का शिक्षा बजट करीब 40,450 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में 12वीं की कक्षा में 2 लाख बच्चे फेल हो गए। और ऐसा नहीं कि बिहार के छात्रों में कोई कमी है या बिहार के युवाओं में क्षमता नहीं है। बिहार भारत का वो राज्य है जहां से हर साल सबसे ज्यादा छात्र सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पास होते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि आखिर ये लाखों बच्चे फेल क्यों हुए। इसके 4 बड़े कारण समझ में आते हैं। देखिए वो कारण क्या है। पहला, बिहार में टीचर्स की कमी। बिहार के स्कूलों में 2 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों को पढ़ाने वाले कुल टीचर्स की संख्या है सिर्फ 5,82,000। इस हिसाब से देखें तो हर 47 बच्चों पर सिर्फ एक टीचर है, जबकि 28 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि शहरों में जो स्कूल हैं वहां के स्कूलों में तो फिर भी टीचर्स की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन गांव में एक टीचर 600 बच्चों को पढ़ा रहा है। और 2021 में आई रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में टीचर्स के 2 लाख पद खाली पड़े हैं। दूसरा कारण है टीचर्स का योग्य ना होना। पहले तो है कि टीचर्स हैं ही नहीं और जो हैं वो अयोग्य हैं। बिहार में प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले 16%, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले 9%, अपर प्राइमरी में पढ़ाने वाले 13% और सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले 5% टीचर्स अयोग्य हैं, यानी अंडर क्वालिफाइड हैं। अंदाजा लगाइए कि ये लोग कैसे टीचर बने होंगे और फिर ये बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। तीसरा कारण है स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और चौथा कारण है बच्चों में पढ़ने के लिए समाज में और परिवारों में उत्साह न होना। और 5वां कारण मान सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा के प्रति उदासीनता। यूक्रेन लेकर चलते हैं, जहां आज जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति से जिन्होंने मुलाकात की है और यूक्रेन में जापान के प्रधानमंत्री का ये आकस्मिक दौरा है। कल वो भारत में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल वो गोलगप्पे खा रहे थे, आपको याद होगा, और तस्वीरें भी हमने कल आपको दिखाई थी। आज वो अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। जापान के एक टीवी चैनल ने सबसे पहले ये खबर दी जिसमें वो कीव के रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिए। बड़ी बात यह है कि फूमियो किशिदा का ये कीव दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग भी मॉस्को के 2 दिन के दौरे पर हैं। तो आप समझिए कि शी जिनपिंग मॉस्को में है, जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो मॉस्को में है और जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन में है। मॉस्को में शी जिनपिंग और पुतिन मिले, दोनों ने एक दूसरे को पक्का दोस्त बताया और इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि उनके दौरे का मकसद रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराना है और इसके लिए वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात जरूर करेंगे। और इसके साथ ही शी जिनपिंग ने
पुतिन को उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जारी वारंट पर भी मदद देने का भरोसा दिलाया है। तो ये दुनिया की राजनीति की दो धुरी अभी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। मैं आपको फिर से दिखाता हूं। देखिए, एक तरफ मॉस्को में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग हो रही है और दूसरी तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की बैठक कल ही हुई है। दोनों घटनाएं एक ही दिन में हुई हैं और दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में। इसे आप दुनिया की डिप्लोमेसी की दो अलग अलग धुरी आप कह सकते हैं। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है क्योंकि वो अपनी सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है।